तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कच्चे तेल को लेकर रूस से मोदी सरकार को लगा झटका। रूस ने कच्चा तेल भारत को देने से किया इनकार, मोदी से तोड़ ली रूस ने दोस्ती, भारत के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बोले सपा सांसद एसी हसन, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन देने वाले मुसलमान छोड़ दें इस्लाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अजीत पवार की बगावत पर बोले शरद पवार, कुछ दिनों में सामने आएगी सच्चाई, ईडी और सीबीआई के डर से इन्होंने की है बीजेपी ज्वाइन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अशरफ मर्डर केस में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, अतीक अहमद की हत्या को बताया गलत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अजीत पवार की बगावत से नाराज हुआ विपक्ष, कांग्रेस बोली बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने शुरू किया है काम, अब अन्य दलों को भी बीजेपी पैसे देकर कराएगी शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुख्तार अंसारी के मुकदमे की फीस पंजाब सरकार ने भरने से किया इनकार, कहा इसे चुकाएंगे पूर्व गृह मंत्री। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से एक-एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस से मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका। रूस ने कच्चा तेल भारत को देने से किया इनकार, मोदी से तोड़ ली दोस्ती। जी दोस्तों आपको बता दें कि कच्चे तेल को लेकर रूस से मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि रूस ने भारत को कच्चा तेल देने से इनकार कर दिया है, जो मोदी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन से जंग के बीच रूस सबसे सस्ता तेल पूरी दुनिया के देशों को दे रहा था, उनमें से भारत भी रूस से सबसे सस्ता तेल खरीद रहा था। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका सहित कई देशों ने यूक्रेन से जंग के बीच रूस से तेल खरीदने पर बैन लगा दिया था, लेकिन आपको बता दें कि बैन के बावजूद भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा था और रूस भारत को तेल सस्ते दामों पर दे भी रहा था। लेकिन आपको बता दें कि अपना काम निकालने के बाद अब रूस ने भारत को तेल देने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रूस से जितना भी कच्चा तेल भारत खरीदता था तो उस तेल का पेमेंट भारत डॉलर में करता था, लेकिन आपको बता दें कि रूस ने अब भारत से डॉलर लेने से साफ इनकार कर दिया है। रूस ने कहा है कि अगर भारत चीनी यूनान में हमारे पास पेमेंट करता है तभी हम भारत को कच्चा तेल देंगे, अगर डॉलर से भारत हमारे पास पेमेंट करता है तो हम तेल नहीं देंगे। इसी कारण रूस ने तेल देने से भारत को इनकार कर दिया है, जो मोदी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन देने वाले मुसलमान छोड़ दे इस्लाम, सपा सांसद ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बवाल देश में शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि उन्हें कुरान के खिलाफ कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि शरीयत ने जो हुक्म दिया है सिर्फ वो ही स्वीकार्य है। सांसद ने इसका समर्थन करने वाले मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने की सलाह दी है। सपा सांसद ने साफ कहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कुरान और शरीयत के खिलाफ जो कानून भी आएगा हम उसको नहीं मानेंगे और हम इसका विरोध करेंगे। इसी दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं वो इस्लाम धर्म छोड़ दे और हिंदू धर्म अपना ले। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजीत की बगावत पर बोले शरद पवार, कुछ दिनों में सामने आ जाएगी सच्चाई, फिर से खड़ी करूंगा पार्टी। जय दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी में बगावत के कुछ घंटे बाद पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने साफ कहा है कि वो अजीत पवार के साथ नहीं है। उनके पास विपक्ष के कई नेताओं का फोन आया, सबने एक स्वर में कहा कि वो अभी उनके साथ हैं। शरद पवार ने दावा किया है कि वो पार्टी को फिर से खड़ा करके दिखाएंगे। मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि हम अजीत के साथ नहीं हैं, कुछ दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने पहले भी ऐसी बगावत देखी है, मैं फिर से पार्टी को खड़ा करके दिखाऊंगा। उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि मुझे बहुत से लोग फोन कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको अभी कोई बात नहीं कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अशरफ हत्या केस में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। जय दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इसमें अपना जवाब भी दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य
न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। मामले में कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इसके अलावा अपनी रिपोर्ट में विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज जस्टिस B.H. चौहान की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के दिए गए सुझावों के अनुपालन की जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि अतीक अहमद की हत्या के संबंध में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से इसकी जांच कराने की मांग की थी। वहीं आपको बता दें कि अब योगी सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और यूपी सरकार ने सभी का बयान भी दर्ज करवा लिए हैं। अब देखते हैं कि आगे जांच में क्या सामने निकल कर आता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी के मुकदमे की फीस नहीं देने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने एक बार फिर से कहा कि उनकी सरकार मुख्तार अंसारी के मुकदमे की फीस नहीं चुकाएगी। 55 लाख रुपए की इस राशि के बारे में भगवत मान ने साफ कह दिया है कि ये पैसे तत्कालीन गृह मंत्री और जेल मंत्री चुकाएंगे। पंजाब की पिछली सरकार में गृह विभाग खुद कैप्टन अरविंदर सिंह के पास और जेल विभाग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा के पास था। भगवत मान ने कहा कि यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में रखने और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस लड़ने के 55 लाख के खर्च को पंजाब के खजाने से नहीं चुकाया जाएगा। ये पैसे पंजाब के तत्कालीन गृह मंत्री और जेल मंत्री से वसूले जाएंगे। अगर वे इन पैसों का भुगतान नहीं कर सकते तो उनकी पेंशन और सरकार की ओर से मिलने वाली अन्य सुविधाओं को रद्द कर दिया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजीत पवार की बगावत से नाराज हुआ विपक्ष, कांग्रेस बोली बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने शुरू किया काम। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत के बाद डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली और वह बीजेपी में शामिल हो गए। अजीत गुट का दावा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। महाराष्ट्र के इस सियासी घटनाक्रम पर कांग्रेस सपा शिवसेना गुट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुए कई नए सदस्यों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, लेकिन इस प्रकरण के बाद अब इन्हें ईडी, सीबीआई और आयकर अधिकारियों की क्लीन चिट मिल जाएगी। उधर वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि एक और मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। वहीं बीजेपी विपक्ष को विभाजित करने की ओर कोशिश में लगी हुई है। साहब के जो लोग हैं पार्टी के, जो उनके ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि रामपुर में आजम खान साहब ने चाकू को छीनकर कलम दी, लेकिन अब सरकार को ये कलम पसंद नहीं आ रही और इसीलिए कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है आजम खान पर। मैं तो ये समझता हूँ ये बात तो खैर सही है करीब करीब, चूँकि भाई मुसलमान यहाँ पर कम से कम 40 करोड़ है इस वक्त मेरी निगाह में। ये चाहे कम बताते हों वो दूसरी बात है, लेकिन मेरी नज़र में जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये 40 करोड़ मुसलमान इस देश में है। इनको ये पसंद नहीं आ रहा। मुसलमान इतना मुसलमान देश में होने के बाद में ये समझते हैं कि नहीं मुसलमान यहाँ क्या करेगा। तो भाई मुसलमान भी हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान का वो भी मालिक है उसमें। हमने इस देश में हमारे आदमियों ने, यानी मोगलों ने, तुर्कों ने, इन्होंने सब ने ये लगभग 800 साल हुक्मरानी की इस मुल्क में, लेकिन कोई बलवा फसाद नहीं हुआ, कोई नाइंसाफ़ी नहीं की गई। इंसाफ किया उन्होंने, वहाँ जहांगीर का उनका इंसाफ मशहूर है सब। कांग्रेस पार्टी ने आजम खान साहब को लेकर एक बयान दिया था अभी हाल ही में। उन्होंने कहा था कि अगर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लें तो 1 महीने के अंदर हम जो है आजम खान साहब को जेल से बाहर निकाल देंगे। ये अमरोहा के संजय सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। तो इससे जाहिर हो रहा कि आजम खान के साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है। इन अल्फाज से या ये जो ऑफ़र आया है, इसका मतलब तो ये है कि इस वक्त जानबूझकर इंटेंशनली या और प्रैक्टिकली ये उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। हाँ। आजम खान के लिए अब पार्टी क्या एक्शन लेगी चुनाव से? भाई अखिलेश यादव और सारी पार्टी उनके साथ है। बेल भी मिल गई है उनके बेटे को, अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने। क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन फैसला उनके हाथ में है।
ये अगर ये इन्होंने बहुत तरकीब से ये काम किया है कि सारा इनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।